हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चे लोग। आज पार्ट 3 मैं अपलोड करूँगी, तो आप लोग इसको देखना और जो भी क्वेश्चन का अगर डाउट वगैरह हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट में ज़रूर पूछना। और एक बात और, मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करती हूँ तो उस क्वेश्चन का आंसर दिया करूँ, इसलिए ताकि आपका रिवीजन हो सके और प्लस इससे ये पता चलता है कि आप एक्टिव स्टूडेंट है या नहीं है। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन किया था, उसका आंसर कुछ बच्चा हमें वो तो ट्यूशन में दे ही दिया, ऑफलाइन जहाँ पे पढ़ाई होता है वहाँ पे तो मैं पूछ ही लेती हूँ, रिकैप हो ही जाता है, तो उस चीज़ को तो हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पे दिया करो, ओके। इससे पहले हमने पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में मैंने बताया था। फिर पार्ट 2 में हमने बताया आपको कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने होते हैं, कौन कौन सा टाइप्स होता है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, उस हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, रिवीजन मैंने पढ़ा दिया सारा। फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ाया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो भी जो भी मैंने पढ़ा है वो देख लेना। चलो आज बात करते हैं पार्ट 3 का। पार्ट 3 है, जिसने भी पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो मैंडेटरी जाके देखे, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। और मैंने एक होमवर्क दिया था रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का, अगर नहीं याद है तो मे बी यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है क्या, इसको हम कैसे समझते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें ये समझना है कि ये है क्या। तो केमिकल इक्वेशन कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके का प्रोसेस है, ये एक तरीके का मेथड है, बस इतना समझना है आपको कि ये प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारा एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को हम सिंबल के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें कितने आइटम हमने डाला है, कितना आइटम क्या है नहीं है, उसको हमें बस इक्वल करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने क्लास 9th में पढ़ा है किसके बारे में, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। ठीक है, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो हमारा RHS हमारा होगा वो इक्वल होगा हमारा LHS का। ठीक है, मतलब जो भी लेफ्ट साइड में होगा वो राइट साइड में उतना ही होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 kg लिख रही हूँ, वो इक्वल होना चाहिए 2 kg का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे 3 या 5 हो गया, क्योंकि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हमेशा दोनों इक्वल होगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता है, एटम रीअरेंज होते हैं। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है क्या, मैंने भी बताया कि दिस इज़ नथिंग, एक तरीके का प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंबल के हेल्प से फॉर्मूला जो बनता है, जो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं उसे हमें बस इक्वल करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बैलेंसिंग कहते हैं। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बस हम एक सिंबल के फॉर्म में लिख देंगे, वो हमारा इक्वेशन कहलाएगा। वर्ड में लिखा हुआ है उसे सिंबल में लिखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा जिंक प्लस हमने लिखा सल्फाइड। ठीक है, और इसको हमने जो भी जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन जो भी बना, ये हमारा सिंबल के फॉर्म में नहीं है, तो इसे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे केमिकल बैलेंसिंग के बारे में कि बैलेंसिंग क्या है नहीं। क्या आपको यह बात समझ में आया कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया मैम। केमिकल इक्वेशन सिंपल सा वर्ड है मैम, कोई भी एलिमेंट है वो स्केलेटन में लिखा हुआ, मतलब वर्ड में लिखा हुआ है, उसे हमें सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, दैट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन हमारा ये जो एरो होता है इस साइड हमें प्रोडक्ट बताता है और इस साइड हमें रिएक्टेंट बताता है, बस इसे सिंबल में लिख देना, उसे हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन से इक्वेशन बनाना होता है, क्लियर। ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो जैसे जिंक है, अभी हमने क्या लिखा है, यहाँ पे जिंक लिखा है, तो अब इसको जिंक को हमने इस तरीके से बना दिया, फिर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को हमने सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, फिर हमने एरो डाला, क्यों, क्योंकि ये रिएक्टेंट है ना, रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एरो के बाद ये भी क्या बन गया, हमने यहाँ लिखा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे सिंबल दे दिया है। अब ये कौन किसको रिप्लेस करता है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये सारी कहानी लिखी हुई है कि एरो होगा, साइन होगा, पॉइंटिंग करता है टूवर्ड्स राइट साइड में जाएगा, आगे जाएगा, ये मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो मैंने बताया वही सारी बात लिखी हुई है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि
मैम अगर हमें केमिकल इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो क्यों करना होगा, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे समझना है कि क्या ज़रूरी है। तो आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन समझ में आया क्या होता है? इक्वेशन उसे कहेंगे अगर वो सिंबल के फॉर्म में मैं लिख रही हूँ तो वो हमारा इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। अगर सिंबल के फॉर्म में नहीं लिखा है तो वो मेरा स्केलेटन कहलाएगा। क्लियर? ओके, चलो आ जाओ, अब देखते हैं कि बैलेंसिंग, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की क्यों ज़रूरत होती है? तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैम हमें हमेशा क्या करना चाहिए, जो हमारा राइट साइड होगा वो हमारा लेफ्ट साइड के बराबर होगा, या जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो हमारे राइट साइड के इक्वल में होगा। तो ये सारी यहाँ पे स्टोरी लिखी हुई है कि क्या है, नहीं है, क्या करना नहीं करना। तो बस समझने के लिए ये सब कहानी लिखी हुई है। आप NCERT बुक फॉलो करना, सारा समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे लिखा है क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम होना चाहिए डिफरेंट एलिमेंट का। कैसा भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, अगर वो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के साथ जितना एलिमेंट हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट है या नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2x + 3y, ओके। और हमने लिख दिया यहाँ पे क्या, मैंने लिख दिया 3y + 3x, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये कितना है, 2x है, ये कितना है, 3x है। ऑब्वियस सी बात है मैम, ये ज़्यादा हो गया। इसको एटम समझना है, आपको एटम मान करके चलना है। तो ये वाला ये जो हमारे रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे प्रोडक्ट साइड है, क्या दोनों इक्वल एटम है? नहीं। अगर एक देखा जाए तो हम इक्वल है। तो यही कोई जो बैलेंस्ड नहीं है उसे हम अनबैलेंस्ड कहते हैं, और जिसे हमने इक्वल कर दिया अपने तरफ से, हमने जो भी अपने मन से लगाएंगे, जो भी चीज़ हम यहाँ पे करेंगे अपने मन से लगा करके उसको हम इक्वल इक्वेशन को हम कंप्लीट करेंगे या बैलेंस्ड करेंगे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, जिंक, और यहाँ पे क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक कितना है? अच्छा, एक बात याद रखना हमेशा, रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होगा प्रोडक्ट के, तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। और रिएक्टेंट अगर इक्वल नहीं होगा हमारे प्रोडक्ट के तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगा। कभी कभी आपको बैलेंस्ड करने के लिए दे देगा, कभी बैलेंस करने किसको देगा, अनबैलेंस क्वेश्चन इक्वेशन दे देगा, आपको बोलेगा बैलेंस करके बताओ। या कभी कभी बैलेंस दे देगा और तब भी बोलेगा उसको बैलेंस करके बताओ। तो वो आपको पहचानने आना चाहिए। तो मैम इसका ट्रिक क्या है? तो ये ट्रिक व्रिक मैं नहीं बताऊंगी, बस सीधा से बच्चे लोग क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं ज़्यादातर। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं यूज़ करना है, आपको अपने मन से इसको बनाना है। कैसे बनाना है वो ट्रिक मैं अपने बताती हूँ, ठीक है। अपने मन से इसको बनाना है, कैसे बनाना है वो धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने वही बात लिखा है कि रिएक्टेंट हमेशा ऑलवेज कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट के इक्वल में होना चाहिए, या प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट के ऑलवेज। लेकिन रिएक्टेंट ज़्यादातर प्रोडक्ट को ही इक्वल करते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में ही अनबैलेंस हमको दे दिया जाता है और बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे। क्लियर? ओके, नोट में क्या लिखा हुआ है, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज इट सेटिस्फाइड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है कि हमेशा रिएक्टेंट इक्वल होना चाहिए, किसके, प्रोडक्ट के होना चाहिए। मास में नो चेंज होगा, कोई भी चेंज मास में नहीं होता है। क्लियर? ओके, अब इसके लिए कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, ये सब कुछ नहीं जानना है आपको, बस 2-3 बातें याद रखना है। फर्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ। फर्स्ट, आपको मेटल को बैलेंस करना है, किसको, मेटल को। एंड सेकेंड, आपको नॉन मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल को। नॉन मेटल में एक्सेप्ट मैं बोल सकती हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों को छोड़ करके। एंड थर्ड में आपको करना है, जो भी चीज़ दिख जाए उसके बाद आपको लास्ट में करना है, किसको, लास्ट में करना है आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ये दोनों को आपको करना है। क्लियर है? ठीक है मैम, समझ में आ गया। ओके, क्या याद रखना है? फर्स्ट, मैम मेटल को मुझे बैलेंस करना है।
सेकंड में याद रखना है क्या, हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। एंड थर्ड में क्या याद रखना है, नॉन मेटल में एक्सेप्ट कर देना हमेशा किसको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। उसके बाद जो बच जाए उसको करना है। एंड द लास्ट में करना है मुझे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को करना। ये क्यों बता रही हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक है। फर्स्ट, जो भी चीज़ आप यहाँ पे रिएक्टेंट समझना और यहाँ पे प्रोडक्ट समझना, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको पार्ट 2 में। रिएक्टेंट में जितना चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, मान लो कि कोई आइटम है यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ और यहाँ पे मुझे इसको करना, तो अपने मन से आप इसको फिल करोगे। इसको याद रखना, अपने मन से फिल करना है, मतलब कि इसे बैलेंस करना, जो भी कमी है उसको अपने मन से देना। ऐसा नहीं कि अब मैथ्स का इक्वेशन है तो उसको रूल फॉलो करेगा, नहीं, जो आपको लगे कि कौन किसको हमें करना चाहिए इक्वल, वो अपने मन से करोगे। दूसरा आपको ये याद रखना है, ये सब याद रखने की बातें हैं, ठीक है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि मैम यहाँ पे जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करती हूँ। मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक। और मैंने लिखा यहाँ पे जो भी मैंने लिख दिया, मान लो मैंने H2O लिख दिया, ठीक। ये H2 है, ये O2 है, ठीक है। सपोज दैट अगर मान लो मुझे कि इसको मुझे बढ़ाना, नंबर ऑफ एटम इसको हमें इंक्रीज करना है, तो आप ये नहीं करोगे कि हाँ +1 कर दोगे मल्टीप्लाई या +1 कर दोगे, नो। रूल याद रखना है कि कभी भी अगर हमें हमारा नंबर ऑफ एटम को बढ़ाना है, ऑलवेज वो मल्टीपल में जाएगा। ऑलवेज किस में जाएगा, मल्टीपल में जाएगा। इसको याद रखना, ऑलवेज मल्टीपल में जाएगा, ऑलवेज मल्टीपल में जाएगा। मतलब कि हमेशा ये गुना होगा, कभी भी ये ऐड नहीं। जैसे होता है ना कि 2 + 2 करेंगे तो मैम 4 हो जाएगा, नो, ऑलवेज ये मल्टीपल में जाएगा, ऑलवेज। फर्स्ट क्या बोला मैंने कि हमेशा जब भी मैं इसको बढ़ाऊंगी वो हमारा मल्टीपल में जाएगा, ठीक है। एंड द सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड क्या याद रखना है, सेकंड ये याद रखना है कि जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है और ये हमारा कोई भी, मान लो कोई भी चीज़ है, पानी हो गया, तो कभी भी मुझे फिल करना होगा ना, तो मैं इस एरिया को फिल करूँगी, ना कि यहाँ पे मैं इस एरिया को फिल करूँगी। मतलब कि एटम के जस्ट पहले मुझे लिखना होगा जो भी चीज़ मुझे बैलेंसिंग करना हो तो। और इस जगह को मैं बोलती हूँ कोएफिशिएंट। क्या बोलती हूँ, कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो हमें हमेशा कोएफिशिएंट जगह को भरना होता है, कोएफिशिएंट को भरना होता है, ना कि कुछ और भरना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कोई सा भी एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा इसको याद रखना है आपको, इसको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊँगी भी नहीं। क्या मैंने बताया है रूल, फर्स्ट ये याद रखना है, मेटल को बैलेंस करना है, सेकंड नॉन मेटल को बैलेंस करना है, इसमें भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ देना है, एंड थर्ड में याद रखना है आपको कि लास्ट में जो बच जाए उसको करना है, लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को करना है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, मुझे अब थोड़ा सा एक वर्ड और समझाना है, कुछ बातें बताना है, ताकि आपको लास्ट में मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी। पहले थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह बता दूँ, समझा दूँ। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है, क्वेश्चन क्या था हमारा, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस इक्वेशन, क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है बताओ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, क्यों ज़रूरी है, जल्दी से आंसर मुझे दो, ठीक, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज दैट मैंने लिखा हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फिर मैंने यहाँ इसको रिएक्शन करा। अब रिएक्शन कैसे हो रहा है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बता दिया था। मुझे अगर कोई भी नंबर अगर मुझे भरना हो या इक्वल करना हो, जैसे मान लो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऐसा नहीं कि मैं ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर दूंगी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। या मान लो मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे 2 कर दिया तो भी ये गलत हो जाएगा। या मान लो कि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, क्योंकि 1 तो यहाँ पे छिपा हुआ है ना, तो मान लो कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ, फिर मैंने यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो फिर मैंने 1 + 1 कर दिया तो 2 हो जाएगा। नो, इंटायरली दिस इज़ रॉन्ग, पूरी की पूरी ये गलत हो जाती है। तो करना क्या, हम कैसे हमें करना है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है पहले कि हम कैसे किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, तो अगर मुझे फिल करना होगा तो मैं कोफिशिएंट वाला ही जगह पे दूंगा,
और जैसे ही मैं डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि आपने यहाँ पे 2 डाला, ठीक है, और आपके पास 2x है, 2x मान लो y है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों मल्टीपल में, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x एंड 2y हो जाएगा। कैसे पता चला मैम? तो ये आपने क्या किया, पहले 2 को 2 से मल्टीपल किया, ठीक है, यहाँ से, फिर 2 को आपने x से मल्टीपल किया, फिर 2 को आपने y से मल्टीपल किया। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कभी भी मुझे अगर नंबर को इक्वल करना होगा तो मैं वहाँ पे डालूँगा कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट क्या होगा, इसके मल्टीपल में होगा। क्लियर? मल्टीपल में, ना कि मैं यहाँ पे लिखूँगी, ये गलत हो जाएगा। मल्टीपल, इतनी बात समझ में, अगर ये सब बात समझ में आ रहा है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। ये समझ में अगर मान लो कि इधर मुझे बैलेंस है ऑलरेडी, या इधर मुझे बैलेंस करना, तो भी मैं यहाँ पे कोफिशिएंट में ही लिखूँगा, और जैसे ही कोफिशिएंट में लिखूँगा ये भी मल्टीपल में आ जाएगा, जो भी रहेगा वो सब उससे मल्टीपल में आ जाएगा। क्लियर? अब इसको हम बैलेंस करके देखते हैं। बैलेंसिंग कैसे करें, बैलेंस करना है कैसे, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखना है। फर्स्ट आप देखेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे, किसको देखेंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड को, दोनों को अच्छे से देख लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेकंड में आप क्या करोगे, जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम कितना है उसे समझेंगे, एंड प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम कितना है उसे समझेंगे। जब समझ लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कहाँ पे किस में कितनी कमी है, मतलब कि कौन सा आइटम कितना कम है, कौन सा आइटम ज़्यादा है, या मुझे बैलेंस करना है कि नहीं। क्या फर्स्ट क्या करेंगे, आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एक बार रीड करोगे, सेकंड में देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितना नंबर ऑफ एटम है और प्रोडक्ट में कितना नंबर ऑफ एटम है। ये डायरेक्ट बनाने का तरीका मैं बता रही हूँ, आप हिट एंड ट्रायल भी मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। एंड थर्ड क्या करेंगे, अगर रिएक्टेंट इक्वल नहीं है, अगर रिएक्टेंट इक्वल नहीं है तो आप अपने मन से, आप अपने मन से क्या करोगे, चलो आप अपने मन से क्या करेंगे, कोफिशिएंट में कोफिशिएंट को फिल करेंगे अपने मन से। कोई किसी से नहीं पूछेगा कौन क्या करना है, कैसे नहीं करना है, उसको करना है। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, यहाँ पे मैं लेती हूँ ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कहाँ गया ये वाला एग्जाम्पल। अब देखो मैंने लिखा है हाइड्रोजन प्लस मैंने लिखा है ऑक्सीजन, फिर मैंने लिखा है H2O, ठीक। सबसे पहले ये मैंने क्या बोला था कि हमें पहले रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखना है। तो रिएक्टेंट देखो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन हर एक नंबर ऑफ एटम को देखेंगे, नंबर ऑफ एटम देखेंगे। हाइड्रोजन कितना मैम 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। अब इसको दूसरे में मैंने क्या बोला है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। नहीं, यहाँ एक ही है, यहाँ क्या है, एक ही है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो ये आपको समझना है कि मैम यहाँ पे ऑक्सीजन तो एक ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चल जाएगा यहाँ पे, चलो यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा, तो पता तो चल गया मैम। पहले हमने क्या देखा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को देखेंगे। दूसरा हमने क्या बोला, नंबर ऑफ एटम को देखेंगे कि रिएक्टेंट में कितना है, प्रोडक्ट में कितना है। थर्ड में अपने मन से इसको फिल करेंगे। इसको याद रखना है अपने मन से, किस में, कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट में याद रखना है। चलो आ जाओ, अब यहाँ देखो, अब आप लोग 1-2 मैं बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोग खुद बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत ईजी ट्रिक मैं बता रही हूँ। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, मैंने लिखा H2O। पहला क्या हम क्या करना है, मुझे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में दोनों देखना कौन कौन से आइटम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ओके हो गया। दूसरे में क्या देखना है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। पता चला मुझे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अनबैलेंस्ड है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए इसे हमें समझना होगा कैसे। अब देखो तीसरा में मैंने क्या बोला, अपने मन से फील करेंगे। और मैंने भी क्या बोला था, पहले मेटल को करना है, इसमें मेटल नहीं है कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला नॉन मेटल को करना है, नॉन मेटल भी नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को करना। मैम हाइड्रोजन 2 है, हाँ समझ में आ गया कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। यहाँ पे ऑलरेडी ये हाइड्रोजन बैलेंस है।
ऑक्सीजन कितना है, अभी लग रहा होगा कि मैम क्या ही बोल रहे हैं, क्या ही पढ़ा रहे हैं, बहुत ईजी। कोई नहीं, धीरे 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 जब क्वेश्चन करेंगे 4-5 क्वेश्चन उसके डीप में जाऊंगी, फिर ये इस चीज़ को ट्रिक को समझना। फिर बोलोगे ऑक्सीजन कितना है, कि अच्छा ऑक्सीजन इतना है तो सिंगल है, तो मैं ऑक्सीजन में तो यहाँ पे अगर सिंगल है तो यहाँ पे तो मैं 2 तो नहीं कर सकता हूँ, या नहीं कर सकती हूँ, हाँ मैम नहीं कर सकती, ये गलत है। तो लिखना कहाँ पे, कोफिशिएंट में। मैंने जैसे ही बोला कोफिशिएंट में हम आ जाएंगे बाबू, हमारा इसका मल्टीपल हो जाएगा। मल्टीपल हो जाएगा इसका मतलब हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो चुका है ऑलरेडी, मैम 4 हो चुका है। देखो ना इसके मल्टीपल में है कि नहीं है, मैंने बोला था मल्टीपल होगा, 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। ये समझाने के लिए वैसे ऐसे नहीं लिखा था, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया हमारा। तो ये तो हो गया, लेकिन मैम ऑक्सीजन को इक्वल करने के चक्कर में मेरा हाइड्रोजन तो गड़बड़ होगा। कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारा इक्वेशन बन जाए, 4 बन जाए। तो मैम यहाँ पे कोफिशिएंट में करें, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसी चीज़ को बहुत रिएक्टेंट को पहले लिखो, फिर प्रोडक्ट को लिखो, फिर इधर लिखो, फिर उधर करो, नहीं, इतना नहीं करना है आपको, बस इस चीज़ को समझना है। जैसे मान लो दूसरा मैं एग्जाम, अब यहाँ पे देखो बैलेंस्ड किया हुआ है, समझ में आ गया। ये देखो ये 2 और ये 2 क्यों आया है, ये ऑक्सीजन कैसे हो गया वो मैंने बता दिया। एक चीज़ और, अगर आप ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, आप ऐसे इक्वेशन कर दिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा H2 + O2, ओके, मैंने लिखा H2O, आपने क्या किया, बैलेंसिंग किया, यहाँ आपने लिखा 2, यहाँ आपने लिखा 2, ये हो गया मैम बैलेंस्ड, हो गया बैलेंस। नहीं, आप जैसे ही इस चीज़ को ऐसे लिखोगे और लिख करके एग्ज़ाम में चले आओगे, अगर मान लो कि 4 क्वेश्चन दे रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखा है इंटू 1, 4 मार्क्स का, तो आपको मिलेंगे 3 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे, आप जबकि राइट तरीके से बैलेंस इक्वेशन करके आ चुके हो। ऐसा कैसे मैम, तो इसके लिए इसके लिए क्या करता है, जो केमिस्ट्री है या बैलेंस, जो हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो कहता है कि हमें प्रॉपर वे में बताइए कि कौन किस स्टेट में है, कौन चीज़ क्या है, कौन सा रिएक्टेंट क्या है, कौन सा प्रोडक्ट, मतलब उसके स्टेट को बताना है। स्टेट समझ में आया ना। इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें याद रखना होगा। तो क्या है, टू मेक इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं, इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। इन्फॉर्मेटिव मतलब थोड़ा सा उसमें नॉलेज अच्छा खासा हमने दे रखा है, ठीक है, थोड़ा सा हमने क्या दिया है, नॉलेज दे रखा है। 1 सेकेंड, पेन काम नहीं करा, चलो यहाँ पे लिखती हूँ मैं। चलो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, मतलब कौन से एलिमेंट किस स्टेट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सॉलिड है तो वहाँ पे एस लिख दो, कोई लिक्विड है तो वहाँ पे लिक्विड लिख दो, कोई अगर गैसियस स्टेट में है तो गैसियस लिख लो। ये स्टेट आपको बताना ही पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने वीडियो बीच में ही कट हो गया था तो मैं बता नहीं पाई। तो हम लोग क्या थे, 3rd पॉइंट पे थे। तो मैं क्या बता रही थी कि हमें बैलेंसिंग इक्वेशन करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव बातों को ध्यान में रखना होगा। वो क्या है, तो मैंने बताया कि अगर कोई गैसियस स्टेट में है तो गैस के बारे में बताना है, अगर कोई क्या बोलते हैं सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड बताना है, अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड बताना है। तो इसके लिए मैं एग्जांपल बता रही थी आप लोगों को, तो पता नहीं बाय मिस्टेक कुछ हो गया, इसकी वजह से कट हो गया। चलो तो हम लोग क्या बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं अब किसे लिखना कैसे। 1 सेकेंड, ये रहा, मुझे यही समझाना था। चलो तो इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने लिखा है H2 + O2 और मैंने लिखा है H2O। ये तो मालूम है आपको कि ये क्या है मैम, ये गैस है। कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी G, ठीक है। ये भी मैं क्या लिख दूँगी, G। लेकिन ये क्या है, ये तो गैस नहीं है, तो फिर ये क्या है, तो बोलोगे मैम ये तो लिक्विड है, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पे L, ठीक है, ये L मेरा। अब जा कर के मेरा ये कंप्लीट बैलेंस्ड हुआ। कंप्लीट बैलेंस समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब ट्रिक से हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मुझे बताओ कि क्या है। थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ हल्का सा, चलो आ जाओ। अब क्या है, अब देखो मैंने रूल याद रखना है। रूल क्या मैंने बोला कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एलिमेंट देखेंगे कि हाँ जिंक है। अब ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड देखना है, नो, ये गलत हो जाएगा। इसे देखना है क्या, कि ये हाइड्रोजन है, ये सल्फ़र है, ये ऑक्सीजन है, ये जिंक है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, इस तरीके से देखना। दूसरा मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ़ एटम देखेंगे। नंबर ऑफ़ एटम हमारा क्या है,
यहाँ पे देखो जिंक मेरे पास रिएक्टेंट में एक है, जिंक मेरे पास रिएक्टेंट में एक है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये फास्ट हो जाएगा। सल्फर मेरे पास 1 है, सल्फर मेरे पास प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन मेरे पास प्रोडक्ट में कितना है 4 है, ऑक्सीजन मेरे पास प्रोडक्ट में 4 है। लेकिन यहाँ अगर देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है मेरा 2 है, हाइड्रोजन मेरा 2 है। अब बताओ ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या बैलेंस्ड करना पड़ेगा। देखो जिंक कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना है 2, सल्फर कितना रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट में 4 और प्रोडक्ट में कितना 4। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है तो बोलोगे नहीं, ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि फिर भी ये इनकम्प्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन है। कैसे मैम, बैलेंस्ड है ऑलरेडी। मैंने बोला था कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन इसमें इंक्लूड करना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ हो जाए। अब बताओ क्या है, जिंक क्या है, बोलोगे मैम सॉलिड है, ठीक है। ये क्या है, ये तो पढ़े थे पूरा का पूरा सल्फ्यूरिक एसिड, और ये कैसा होता है हमारा लिक्विड होता है, ठीक है। ये क्या है, जिंक सल्फाइड क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉल्ट बना लिया है, ठीक है, सॉलिड बन गया। ये क्या बन गया हमारा गैस बन गया। तो क्या ये आपको समझ में आया कि ये क्या बन जाएगा हमारे पास। तो ये मैम समझ में आ गया। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ये जब रिएक्ट करता है तो ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, तभी तो यहाँ पे गैस बनेगा ना, और यहाँ पे सॉलिड की कोई बात ही नहीं है। तो बोलो कि मैम अभी ऊपर आपने बताया है कि ये तो सॉलिड में आ जाएगा, लेकिन मैंने जब बताया था कि जब, इसलिए मैंने बोला कि पार्ट 2 देख लेना, जब हम किसी भी मेटल को किसी भी लिक्विड या एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं तो वो हमारा लिक्विड ही रहता है, ना कि सॉलिड बन जाता है और बाद में गैस इवॉल्व होता है। याद करो, इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन। मैंने जानबूझकर कि यहाँ पे सॉलिड लिखने के लिए कंफ्यूज किया कि तुम समझोगे अच्छा ये सॉलिड है, तो थोड़ा सा याद रखना है। चलो ये अब ये मेरा क्या हुआ, कंप्लीट बैलेंस्ड हो गया। ठीक उसी तरीके से अब यहाँ पे आ जाओ, क्या है, अब ये देखो क्या है, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, तो बोलोगे 1 नहीं। ये इस तरीके से लिए जो हॉल ट्वाइस, इसको हॉल ट्वाइस कहते हैं। इसका मतलब इससे भी ये मल्टीपल है और इससे भी मल्टीपल है। तो मतलब ऑक्सीजन कितना है मेरे पास अभी 2 है, और इस साइड कितना ऑक्सीजन मैम 1 प्लस इधर कितना है यहाँ पे 3, तो 3 हो जाएगा। तो कितने ऑक्सीजन है टोटल 4 ऑक्सीजन है। इधर कितना है 2 ही है मैम, 2 यहाँ पे भी तो है। अच्छा, मतलब रिएक्टेंट भी हमारा प्रोडक्ट के इक्वल है। कौन कौन, कैल्शियम बराबर है, कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कितना है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 4 हो गया मैम बैलेंस। और हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन भी 2 है। क्या कार्बन कितना है, कार्बन भी 1 है। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। ये बहुत इजी ट्रिक मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा से मैं समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं लिख देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हॉल ट्वाइस में आएगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मैंने लिखा CaCO3, फिर मैंने लिखा H2O, ठीक H2O। अब यहाँ देखो कैल्शियम कितना है 1, ओके, कैल्शियम कितना है 1, ओके मिल गया। चलो इसको अपने तरीके से बनाना है। फिर हाइड्रोजन कितना है मेरे पास मैम 2 और प्लस यहाँ पे भी तो 2 है ना, 2 बराबर कितना जगह 4। अब इधर आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है, सॉरी ऑक्सीजन कितना है 2, मैं ऑक्सीजन ले रही थी बाय मिस्टेक, हाइड्रोजन बोल दी। ऑक्सीजन कितना है 3 और यहाँ कितना है 4, अच्छा यहाँ 4 बैलेंस्ड है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2 मैम, हाइड्रोजन भी हमारा क्या है बैलेंस्ड है, ठीक। और कुछ बचा कार्बन, कार्बन मैम इधर 1 है और कार्बन मैम इधर 1 है, तो ये तो ऑलरेडी क्या है, तो मैं क्या लिखूंगी ऑलरेडी इज बैलेंस्ड। हम क्या लिखेंगे कि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड इक्वेशन है मैम। तो समझ में तो आ गया कि, लेकिन इसे समझेंगे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, चूना होता है मैम। चूना घर में तो देखा, चूना हमेशा कैसा होता है सॉलिड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है मैम, गैस होता है। H2O क्या होता है मैम, पानी होता है। थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में। तो मैंने क्या बोला था, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी से रिएक्ट करोगे तो पानी जब आ जाएगा तब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, और वो कैसा होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में जो चीज़ घुल जाए, क्लियर है।
तो ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे यही सब बात लिखा हुआ है कि हीट एंड चेंज करना है, ट्रायल करना है, ये वो। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है कि अगर कोई रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है तो उसे हम बताएंगे। जैसे मान लो ये हीट इवॉल्व हो रहा है, तो हम वहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये कैसा हमारा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर हीट आउट हो रहा है तो एक्सो, हीट लग रहा है तो एंडोथर्मिक। इतना सारा अगर आप बता दोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कई बार पूछ चुका है। इसका आंसर आप मुझे दोगे, मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने बता दिया था कि क्या होगा, किस तरीके से होगा। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि मैंने बोला था कि क्यों वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका भी आंसर आपको देना है, मैं नहीं बताऊंगी, ग्लूकोज वगैरह का मैंने बता रखा। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बता दिया था। इस तरीके से आप इसको बैलेंस्ड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बैलेंस 2 तरीके का होता है, एक लाइट बैलेंस होता है, एक डार्क बैलेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन, ये सब नॉर्मल बात है, कुछ है नहीं इसमें, इसको देख लेना। चलो, अब यहाँ पे देखो, अगर किसी चीज़ में हीट लग रहा है तो हम हीट का भी सिंबल देंगे। सॉलिड है तो सॉलिड देंगे, सॉलिड है तो सॉलिड देंगे, गैस है तो गैस देंगे, लिक्विड है तो लिक्विड देंगे। तब हमें इन्फॉर्मेटिव बनाना है। ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे राइटिंग लिखना है, क्या करना है, क्या प्रॉब्लम करना है, किस तरीके से करना है, उतना नहीं करना। अब यहाँ से आया कुछ क्वेश्चन कैसे रहेगा बोर्ड में, इसको ध्यान से देखो। लिखा रहेगा, राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन, कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे दे देंगे, अब बोलेंगे इक्वेशन को बैलेंस्ड करने के लिए। और वो इक्वेशन या तो आपको स्केलेटल में रह सकता है, मतलब वर्ड में रह सकता है, या इक्वेशन आपको सिंबल में रह सकता है। अगर स्केलेटन में दिया होगा तो आपको सिंबल में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर सिंबल में कन्वर्ट करने कैसे आएगा मैम, कैसे नहीं करें, तो मैंने बोला था एटॉमिक नंबर याद कर लेना। अगर एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो मे बी इम्पॉसिबल है ये करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा रहेगा रिएक्शन फॉर्म ऑफ वर्ड में क्या लिखा हुआ हमें, जैसे इसी को स्केलेटन में, जैसे मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देगा, बना करके बोर्ड में देगा। ठीक है, अब उसको बनाना कैसे, तो आपको फार्मूला के हिसाब से या आप सिंबल के हिसाब से आपको मीथेन का फार्मूला आना चाहिए कि मीथेन क्या होता है मैम, CH4 होता है, मीथेन में H कितने होते हैं, ये सब मालूम होना चाहिए। वैसे आपको एस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, उसमें मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, विद ट्रिक याद करवा दूंगी पूरा। ऑक्सीजन गैस सिर्फ O लिख करके नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमारा एटम का मतलब सिंबल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस की बात हो रही थी, यहाँ पे O2 होना चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बैलेंस करके दे रखा है, ये सब रूल सब है तो उतना फॉलो नहीं करना आपको। अब आ जाओ, यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, बस 2 टॉपिक है, थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक वर्ड आता है क्या, रस्टिंग। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, बैलेंस हमारा ख़त्म हो गया। अच्छा चलो, इससे पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती हूँ। NCERT वाले बुक में अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, अगर किसी को भी डाउट हो तो वो नीम चौक पे, जो बच्चा लोकल में उसकी बात कर रही हूँ, नीम चौक पे आना, DVG वाले जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, नीम चौक पे जहाँ पे ट्यूशन है वहाँ पे आना, 3 से लेकर के 7 बजे के बीच में किसी भी टाइम आना, मैं मिल जाऊँगी। तो वहाँ पे 3 से 7 बजे के बीच में आना, अपने डाउट को या क्वेश्चन को नोट में लिख लेना और आ करके मुझे मिल लेना। मैं वहाँ पे सारी प्रॉब्लम को, जितने भी क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर मैं ईजिली दे दूँगी, समझा दूँगी। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो, अगर नहीं डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्वेश्चन हमारा, मैं बोली कि मैं क्वेश्चन दे रही हूँ कुछ। क्वेश्चन ये है कि जितने भी NCERT के बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है अनबैलेंस्ड इक्वेशन वाला, उन सभी को आप एक बार गो थ्रू हो लोगे, सभी को बना लोगे, सभी क्वेश्चन को टेकल कर लोगे। क्यों? क्योंकि जब बोर्ड पूछता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बैलेंस इक्वेशन से ही आता है। वो बात अलग है कि सारे चैप्टर का अलग अलग है, वेटेज एंड एवरेज है, लेकिन यहाँ से बहुत आता है, उसको बना लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाता है ना, तो बच्चे लोग थोड़ा शॉर्ट के लिए रिवीजन करने के लिए मांगते हैं मुझसे। चलो आ जाओ, अब आता है, एक आता है रस्टिंग, ठीक है, और एक आता है कोरोजन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। रस्टिंग स्पेशल फॉर आयरन के लिए होता है,
और कोरोजन एक्सेप्ट आयरन मतलब कोई भी मेटल के लिए हो जाता है। रस्टिंग का मतलब यही समझो कि अगर किसी भी आयरन के ऊपर, सॉरी किसी भी आयरन बोल रही हूँ, कोई भी आयरन हो उसके ऊपर अगर जंग लग जाए, मैम जंग कैसे लगेगा, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं पूछा, बस ये 2-4 वर्ड पूछा जाएगा प्रिवेंशन कैसे करना है, तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आयरन के पास जा करके। केमिकल रिएक्शन ये हो गया हमारा, तो मैंने इसको समझा दिया था। चलो डबल डिस्प्लेसमेंट ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, एक बार देख लेना। किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो वो मुझे ट्यूशन में आके ले लेना, और जो बच्चे मतलब ट्यूशन नहीं आ सकते हैं वो बता देना, मैं टेलीग्राम पे कर दूँगी मैसेज में। चलो आ जाओ, यहाँ पे क्या है, अब हमें देखना है कि हमारे डेली लाइफ में कौन कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, कौन कौन सा हमारे एवरीडे लाइफ में रिएक्शन होता है। तो एक कोरोजन हमें देखने को मिलता है, मैंने क्या बोला था, कोरोजन अभी क्या है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच, इजी टॉपिक है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच क्या होता है, मेटल, मैंने मेटल बोला, मैंने ये नहीं बोला आयरन, मेटल, और मेटल के ऊपर कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट आयरन की बात हो रही है। मेटल जो धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ एक्शन हो जाए, जैसे मॉइस्ट उस पर चढ़ गया, मॉइस्ट बोले तो पानी से रिएक्शन कर गया, प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन चल गया, क्या मैम बस यही हो सकता, नहीं भाई, सल्फर से भी हो सकता है, कोई किसी, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर ब्लैक पड़ जाता है तो वो भी तो उस पर कोरोजन लग गया ना, तो वो सल्फर की वजह से होता है। तो कोई सा भी मेटल पे, किसी भी मेटल पे अगर जंग लग जाए उसे हम कोरोजन कहते हैं। लेकिन अगर ये स्पेशल आयरन वर्ड आ जाए तो उसे रस्टिंग कहते हैं। रस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच आयरन मेटल इज, क्या हो सकता है, उस पर कोरोजन लग सकता है उस पर। क्लियर। तो मैम कैसे लगेगा, तो आयरन का थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, बाकी मैं किसी चीज़ का नहीं बताऊँगी, वो ईजी है। देखो आयरन यहाँ पे रखा हुआ है, बैलेंसिंग कर लेना खुद, ठीक है। अब हवा भी रखा हुआ है, इसको मॉइस्ट बोलते हैं, ठीक है, सॉरी ये एयर बोलते हैं, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा ना, और हवाओं में मॉइस्ट रखा हुआ, पानी रखा हुआ। जब मैंने इसको रिएक्शन किया तो ये Fe2 बन गया, O3 बन गया और .H2O बन गया। इसी को कहते हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कभी कभी फॉर्मूला पूछता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन या रस्ट जो होता है आयरन के ऊपर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आयरन तो है ही, ऑक्सीजन है, तो तुम बोलो मैम यहाँ पे ऑक्सीजन 3 कैसे हो गया, अब देखो ना यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और पानी कहाँ से, तो फिर ये रिएक्शन कर लेता है हवाओं में। अब इसको बैलेंसिंग वगैरह कर लेना, मैं नहीं बताऊँगी। तो इस पे जैसे ही आयरन रखा हुआ है, मार के बाहर में आयरन रखा हुआ है, इस आयरन पे ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, ठीक है। फिर इस आयरन पे क्या हो गया, हवाओं का सॉरी ये मॉइस्ट का लेयर चढ़ गया। अब ये आयरन तो ये वाला है, आयरन तो ये है मेरा, लेकिन इसके ऊपर चढ़ गया दूसरा कोटिंग चढ़ गया, इसे ही हम इस वाले पार्ट को कहेंगे रस्ट, या आयरन में रस्टिंग होना। क्लियर। ये इस तरीके, मैम इसका मेथड क्या प्रिजर्वेशन करने का, कोई सिंपल सी बात है, आयरन रखा हुआ उस पर पेंट कर दो आयरन पे, ठीक है, आयरन पे पेंट कर दो, ग्रीस व्रीस लगा दो, कोटिंग कर दो। किसका मैम, क्रोमियम प्लेट का भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे, ज़रूरी नहीं किसी भी, लेकिन स्पेशली अगर आयरन के बारे में बोला जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुआ है कि आयरन को प्रिजर्व करने के लिए हमें किस मेटल का यूज़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको याद रखना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये आयरन है, ठीक है, आयरन पे जब मुझे क्या करना है, प्रिवेंशन करना है, बचाना है, कि मुझे रस्ट से बचा के रखना, तभी तो ज़्यादा दिन तक चलेगा ना। इस पे मैंने क्या, एक मार्केट से मैंने लाया जिंक, क्या लाया, मार्केट से मैंने लाया जिंक, ये क्या है, मेटल है। जिंक को मैंने क्या किया, मेल्ट किया, मेल्ट कर करके इसके ऊपर मैंने कोटिंग चढ़ा दिया। ये स्पेशल फॉर आयरन के लिए ही होता है, जिंक स्पेशल फॉर आयरन के लिए होता है। मैंने कोटिंग कर दिया इस आयरन पे, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस इन विच कोटिंग आयरन विद जिंक, हम क्या बोल सकते हैं, जिंक से हम आयरन के ऊपर कोटिंग करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर। गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच आयरन कोटिंग विद जिंक, ये स्पेशल आयरन के लिए होता है। बाकी अदर एलिमेंट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं मैम, पेंटिंग कर दो, ग्रीस वगैरह लगा दो। गैल्वेनाइजेशन देखो यहाँ पे लिखो, गैल्वेनाइजेशन किसके लिए है, स्पेशल फॉर आयरन के लिए होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर क्या बोलते हैं, हम केमिकल प्लांटिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं, अलॉय वगैरह बना सकते हैं। अलॉय मतलब 2 तरीके, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्सचर बना सकते हैं। डिपोजिट ऑफ लेयर वगैरह हम कुछ उस पर लगा सकते हैं। एक वर्ड आता है यहाँ पे, रेंसिडिटी। सीधा सा बात समझ लो, कोई फूड रखा हुआ है, इस पे ऑक्सीजन रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद बैक्टीरिया वगैरह इसमें गया, इसकी गंदी स्मेल आ गई,
उस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। बस इतना समझना है। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रोड्यूस बाय, रेंसिडिटी क्या कहलाता है हमारा, प्रोड्यूस बाय, जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है वो फैट एंड ऑयल के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है फूड में, और वो अनप्लेजेंट स्मेल दे देता है, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी बहुत सारे तरीके से हो सकता है। अब प्रिजर्वेशन कैसे करना है, मैम एंटीऑक्सीडेंट लगा दो, मैम क्या बोलते हैं सॉल्ट लगा दो, सॉल्ट के अंदर डाल दो, फिर या तो उसको फ्राई वगैरह कर दो, या आप हम बोल सकते हैं कि इसको किसी और तरीके से, अलग अलग तरीके से हम इसको डब्बे में बंद करके रखते हैं। तो ये सब जब हम ऑक्सीजन से इसका सप्लाई कट कर देते हैं तब जा कर के हमारे पास क्या होता है, वो सामान हमारा प्रिजर्व हो जाता है। लेकिन कभी कभी पूछता आ जाता है कि कौन सा केमिकल यूज़ करते, सोडियम बेंजोइट, सोडियम बेंजोइट केमिकल होता है जो अचार वगैरह सब में दिखता है। चलो मैंने एक बात लिखा था, ये मेरा कौन से बैच का है, तो 25 to 26 क्लास 10th को मैंने जब नोट्स दिया था तभी मैंने ये लिखा था, खुद को लगा दो मेहनत में इतना कि खुदा भी पूछे बता कितना मार्क्स दूँ। तो ये थोड़ा अच्छा लगा, तुम लोग भी बताना कि कैसा लगा, और अच्छे से बढ़िया से अपना पढ़ कर के आओ। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। एक पॉइंट और मुझे बोलना है कि एक बात बताओ, नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए, लाइफ प्रोसेसेस का चाहिए, बताना मुझे ज़रूर, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस का चाहिए, ये बायो का चैप्टर, इसमें भी बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, या मुझे बताना एसएसटी में चाहिए। एसएसटी में अगर चाहिए तो मैम फर्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए, क्योंकि हमारे पास पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है और हिस्ट्री होता है। अगर इसमें से कोई चाहिए तो भी मुझे बता। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।